तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे इट इज़ अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किससे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इटसेल्फ एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये किसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह से हम जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। द इंटर कन्वर्जन बिटवीन दीज टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इससे पहले हमने पढ़ा था चैप्टर 5 में थर्मोकेमिस्ट्री, उसमें थर्मल और केमिकल एनर्जी के बीच का एक रिलेशनशिप था, हीट एनर्जी और केमिकल। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हम केमिकल एनर्जी के बीच का एक रिलेशनशिप पढ़ेंगे। तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर असल में हम पढ़ रहे होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस वही होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में या केमिकल इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रही होती है। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। और जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो ख़ास किस्म के डिवाइस में होते हैं। इट टेक्स प्लेस इन अ सॉर्ट ऑफ डिवाइस। दिस डिवाइस इज़ कॉल्ड अ सेल। उसको हम एक सेल कहते हैं। सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कैरी आउट हो रहे होते हैं। अब सेल्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेल। सेल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सो नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ सेल्स कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या फ़र्क है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है कि इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। एक ऐसा सेल जो कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जिसका रिवर्स करे, मतलब वो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करे, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये दोनों तरह के सेल्स हमें भी पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास जो प्रोसेस फॉलो करता है ना, दिस इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फॉलो होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस से मुराद क्या होता है? इट रिक्वायर्स एनर्जी। इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए लगातार आपको एनर्जी देने की नीड होगी। जब तक आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते रहेंगे केमिकल वर्क डन होता रहेगा। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो हमारे पास जो रिएक्शन होता है विच इज़ स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस के मतलब क्या होता है कि ये अपने आप केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। मतलब इसको आपको कोई अलग से हर बार एनर्जी देने की नीड नहीं होती है। यह स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। दिस इज़ अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के फर्दर फिर हमारे पास दो टाइप्स हमारे पास इसमें निकल जाते हैं। एक हमारे पास कहलाता है प्राइमरी सेल और एक हमारे पास कहलाता है सेकेंडरी सेल। क्या फ़र्क होता है प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में? बड़े बेसिक सा एक डिफरेंस है कि प्राइमरी सेल हमारे पास जो होता है दिस इज़ इरिवर्सिबल या इरिचार्जेबल कह लो आप, जो चार्ज नहीं होगा, जो चार्ज नहीं होता, विच कैन नॉट बी चार्ज, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेल। और जो सेकेंडरी सेल्स हमारे पास होते हैं वो रिचार्जेबल होते हैं। जैसे लेड स्टोरेज बैटरी हमारे पास हो गई, मोबाइल फ़ोन का सेल हो गया, वो रिचार्जेबल होते हैं, चार्ज हो सकते हैं। तो पहले तो हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसके लिए हम पढ़ते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। इसमें हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये भी वर्ड आपने सुना होगा इलेक्ट्रोलिसिस। दो वर्ड से निकला है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो मतलब तो करंट, और इस लिसिस के मतलब होते हैं डिकम्पोजिशन। किसी कंपाउंड को एलिमेंट्स में ब्रेक कर देना। तो इलेक्ट्रोलिसिस असल में क्या है? दिस इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करके आप किसी कंपाउंड को उसके एलिमेंट्स में ब्रेक कर दें, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, जैसे कि NaCl है, नमक है। NaCl के से अगर आपने करंट पास किया, लिक्विड स्टेट में है ये, इससे आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, दिस इज़ इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट के पास करने पर ये Na अलग हो गया और Cl2 अलग हो गया, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है,
ये इलेक्ट्रोलिसिस कहलाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट से हमने क्या कर दिया, NaCl के कंपाउंड को डिकम्पोज कर दिया सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस के अंदर। अब ये किया कैसे जाता है, हाउ इट इज़ डन, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलिसिस हमेशा ख़ास किस्म के सेल में की जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें इलेक्ट्रिक करंट हम देते हैं और केमिकल वर्क डन मिलता है। और किस तरह का केमिकल वर्क डन मिलता है कि एक कंपाउंड अपने एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो हमारे पास चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट, जो उसके इक्विपमेंट्स होते हैं, जो उसका अपैरेटस होता है, अगर आप बात करें कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अपैरेटस क्या है, कि किन किन चीज़ों की नीड होगी हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बनाने के लिए, तो सबसे पहले हमें इसमें एक चीज़ चाहिए होती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट। इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट वो ऐसा पॉट जिसके अंदर अब ये इलेक्ट्रोलाइट को डालेंगे, ठीक है। तो लाइक दैट एक पॉट टाइप का हमारे पास होगा, ठीक, दिस विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट। इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट के अंदर हम क्या डालेंगे, इसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट हर वो ऐसा कंपाउंड जो लिक्विड स्टेट में या एक्वस या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, सिंपल आपको पता है पहले से कि द कंपाउंड्स, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, वो कंपाउंड्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को इन मोल्टन स्टेट में, मतलब पिघली हुई हालत में, या फिर और एक्वस स्टेट मतलब पानी मिली हुई हालत में, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। उनको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर हमें कोई इलेक्ट्रोलाइट फिल करना पड़ता है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हो सकते हैं, तो सिंपल ऑल द एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट आर इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं सिंपल ये बात लिख देता हूँ कि ऑल द एसिड्स कॉमा बेसिस एंड सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। जितने भी एसिड बेस और सॉल्ट होते हैं वो सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। NaCl चूँकि एक एसिड है, वो एक सॉल्ट है, दैट्स वाई इट इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट, इससे इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगी, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। बस बहुत तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, इसी के बरक्स हमारे पास एक चीज़ होती है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो उसका रिवर्स है, वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करे, मतलब एक्वस और मोल्टन स्टेट में, दे आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये इसमें कौन से हो सकते हैं भाई, एग्जाम्पल में इसके सिंपल याद रखने के ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इस तरह से शॉर्टकट में याद कर लोगे, जैसे आपको बहुत सारे एग्जांपल खुद ब खुद जहन में आ जाएगी। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जैसे शुगर का सॉल्यूशन आप ले लें, जैसे आप बेंजीन ले लें C6H6, जैसे आप कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लें, आप डीजल ले लें, आप पेट्रोल ले लें, आप सोयाबीन तेल ले लें, है ना, आप कोकोनट ऑयल ले लें, आप डीजल ले लें, किसी से भी करंट पास नहीं होगा क्योंकि सब ऑर्गेनिक है। अब ऐसे सैकड़ों एग्जांपल इसके अंदर डाल सकते हैं। आप एस्टर्स ले लें, ठीक है, आप ईथर्स ले लें, कोई भी कंपाउंड आप ले लें तो वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। तो हमें इसके अंदर यकीनन इस बीकर के अंदर हमें कोई ऐसी चीज़ लेनी है जो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर सके। जैसे कि मान लेते हैं हमने NaCl अगर ले लिया, जब आपको पता है NaCl को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे या मोल्टन स्टेट में लाएंगे तो Na+ और Cl- में ये ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हमें चाहिए होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट आ गया, इलेक्ट्रोलाइट आ गया। तीसरी चीज़ हमें इसके अंदर चाहिए होगी, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। इसमें हमें इलेक्ट्रोड्स चाहिए होंगे, इलेक्ट्रोड्स चाहिए होते हैं। इलेक्ट्रोड्स क्यों, क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोड्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये मेटल रॉड्स होते हैं, द मेटल रॉड्स वेयर रिडॉक्स रिएक्शन हैपेंस। वो मेटल रॉड जिनमें रिडॉक्स रिएक्शन हैपन होता है, अकर होता है, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्योंकि आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ना, वो असल में एक रिडॉक्स रिएक्शन को ही कैरी कराता है, उसके अंदर एक रिडॉक्स रिएक्शन चल रहे होते हैं।
अब रिडॉक्स रिएक्शन से क्या मुराद है? रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रोड्स वो मेटल लोड होते हैं जहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन चल रहे होते हैं। अब रिडॉक्स दो वर्ड से निकले, रेड और ऑक्स है। रेड मतलब यहाँ पर दैट इज रिडक्शन, और ऑक्स मतलब यहाँ पर हो गया हमारे पास दिस इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जहाँ पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन चल रही हो दिस आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शंस। अब रिडक्शन से क्या मतलब है? रिडक्शन का मतलब होता है ऑयल री, किस तरह याद रखते हैं? दिस इज OIL, ऑक्सीडेशन इज लॉस, और उसको रिग RIG रिग से याद रखते हैं। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। तो रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो फिर रिडक्शन, और अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो फिर दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब दो तरह के हमारे, अच्छा एक जगह पर रिडक्शन होती है, एक जगह पर ऑक्सीडेशन होती है। तो हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक हमारे पास कहलाता है एनोड, एक कहलाता है कैथोड। एनोड इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक हमारे पास होता है कैथोड। अब कैथोड पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमारे पास कैथोड होता है। तो एनोड में क्या होता है? तो एनोड में हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन अकर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो लॉस होता है वो एनोड पर होता है, और कैथोड पर हमारे पास रिडक्शन होती है, रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। रिडक्शन हमारे पास कैथोड पर होती है। जैसे कि अगर आप इसके अंदर दो मेटल के प्लेट्स डाल दें, दो मेटल के रॉड्स डाल दें, अगर आप इसके अंदर इफ़ यू इंट्रोड्यूस टू मेटल रॉड्स हेयर, अब दो मेटल रॉड्स डाल दिए, अब इसको हम, अब ये तो मेटल के रॉड्स हैं, मतलब कोई भी मेटल हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर मेटल्स हमेशा कौन से आएंगे? हमेशा लेस रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव मेटल्स आएंगे। ऑलवेज यू नीड टू यूज़ लेस रिएक्टिव मेटल्स हेयर। कभी भी यहाँ मोर रिएक्टिव मेटल नहीं आ सकते। मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेंगे? चूँकि वो रिएक्शन कर जाएंगे वाटर के साथ। ठीक है, लेट्स से अगर मैं क्वेश्चन एक बनाऊँ कि which cannot be used as electrode, इनमें से कौन से इलेक्ट्रोड के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकते? और जैसे मैं चार ऑप्शन दे दूँ आपको यहाँ पर, ठीक है, एक मैं आपको दे देता हूँ आयरन, एक मैं दे देता हूँ आपको गोल्ड, एक मैं आपको दे देता हूँ सोडियम, एक मैं आपको दे देता हूँ सिल्वर। तो इनमें से कौन सा हम इलेक्ट्रोड के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते? विच कैन नॉट बी यूज एज इलेक्ट्रोड? या सोडियम। वी कैन नॉट यूज सोडियम एज एन इलेक्ट्रोड बिकॉज सोडियम इज़ अ हाईली रिएक्टिव मेटल। क्योंकि आपको पता है मेटल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक मोर रिएक्टिव, एक लेस रिएक्टिव। चलो ये भी बता देता हूँ मैं आपको, अगर आपको ये MCQ समझ में नहीं आया। देखो, मोर रिएक्टिव मेटल्स अगर कहे जाए ना, मोर रिएक्टिव मेटल्स में हम 1A ग्रुप के मेटल्स को ले लेंगे और 2A ग्रुप के मेटल्स को ले लेंगे। दीज आर द मोर रिएक्टिव मेटल्स, इनको कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। और अगर आपसे कहा था लेस रिएक्टिव मेटल में, तो बहुत बड़ी वैरायटी हमारे पास है। लेस रिएक्टिव मेटल में या तो आप ट्रांजिशन मेटल्स को ले लें, ट्रांजिशन मेटल्स को ले लें, मतलब D ब्लॉक F ब्लॉक एलिमेंट्स को ले लें, या फिर इसके अंदर आप जो है वो पुअर मेटल्स को ले सकते हैं, पुअर मेटल्स। अब ये पुअर मेटल्स क्या होते हैं भाई? P ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं, पुअर मेटल्स P ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। P ब्लॉक में भी आपको पता है कुछ मेटल्स हमारे पास होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम होता है, जैसे टिन होता है, जैसे लेड होता है। ये हमारे पास मेटल्स हैं P ब्लॉक के, मतलब ग्रुप 3 है, 2 ग्रुप 7 है। Then these are called poor metals because they are less reactive metals। तो S ब्लॉक के मेटल्स तो हमारे पास होते हैं मोर रिएक्टिव मेटल्स, और D ब्लॉक और F ब्लॉक वाले भी लेस रिएक्टिव होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स। और P ब्लॉक के जो मेटल्स वो भी लेस रिएक्टिव होते हैं, दे आर कॉल्ड पुअर मेटल्स। कुछ होते हैं इलेक्ट्रोड्स के तौर पे कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता। नो, दे कैन नेवर बी यूज एज इलेक्ट्रोड्स बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव। तो वो रिएक्शन कर जाते हैं वाटर के साथ। मतलब सोडियम को जब आप पानी में डालोगे ना तो वो ब्लास्ट कर देगा, वो धमाके से फट जाएगा। क्योंकि Na+ सोडियम आपको पता है रिगोरस रिएक्शन देता है विथ वाटर। अगर आपने सोडियम एक्सट्रैक्ट वगैरह फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया है या बनाया है अगर सोडियम मेटल को लैब में कॉलेज की, तो वहाँ आप देखते हैं कि सोडियम मेटल को जैसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं वाटर में तब उसमें आग लग जाती है, फिर ब्लास्ट। ये वीडियोज़ में आपने यूट्यूब वगैरह में देखा होगा कभी सोडियम मेटल के बारे में। तो एक बड़ा एक वायलेंट सा रिएक्शन होता है सोडियम मेटल। सोडियम क्या, किसी भी अल्कली मेटल का देखा जाए तो बड़ा वायलेंट रिएक्शन होता है, इसलिए हम उसको इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज़ ही नहीं कर सकते कभी भी।
अच्छा कभी कभार नॉन मेटल को भी इस्तेमाल किया जा सकता है इलेक्ट्रोड्स के तौर पे। एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि हम इलेक्ट्रोड के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट इज़ ग्रेफाइट। मतलब इन दोनों को इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको नहीं कर सकते। ग्रेफाइट आपको पता है नॉन मेटल होता है बिकॉज कार्बन है, बट चूंकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है, इट इज़ द ओनली नॉन मेटल विच एक्चुअली कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट कार्बन है ना, तो कार्बन तो नॉन मेटल है, लेकिन कार्बन का एक एलोट्रोप ऐसा है ग्रेफाइट जो करंट कंडक्ट करता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट। क्योंकि उसमें अगर आप देखेंगे कार्बन के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो ग्रेफाइट, ग्राफीन, नैनो ट्यूब्स, ये सब मैंने आपको बताया हुआ पहले, ठीक है। तो ये चीज़ हमने इलेक्ट्रोड्स खुद, मतलब ये तो कोई भी पीस हो सकता है। जैसे मान लेते हैं आयरन है, ये आयरन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस वक्त इटसेल्फ हम इसको एनोड या कैथोड नहीं कहेंगे जब तक अनटिल एंड अनलेस इट इज़ कनेक्टेड, इट इज़ जॉइंड बाय अ बैटरी सेल। तो इसको हम सेल से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द पॉजिटिव वन, दिस इज़ द नेगेटिव वन। नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ा, पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ता है। अब चूँकि इस पर माइनस चार्ज कैरी हो गया, नाउ दिस इज़ कैथोड एंड दिस इज़ एनोड, ठीक है। तो बैटरी से कनेक्शन के बाद, सेल से कनेक्ट करने के बाद फिर फाइनली हमारे पास इलेक्ट्रोड जनरेट होते हैं। उसके बाद आपको पता है कि Na+ वो नेगेटिव की तरफ जाते हैं, Cl- वो पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो ये हमारे पास कहलाता है दिस इज़ कैटाइन, और नेगेटिव आइंस हमारे पास कहलाते हैं एनाइंस। और एक तरफ ऑक्सीडेशन होती है, एक तरफ रिडक्शन होती है। ऑल ऑफ यू नो सेल रिएक्शंस क्या होते हैं। अगर हम बात करें कि कैथोड पर Na+ एक इलेक्ट्रॉन को गेट करके सोडियम मेटल की फॉर्मेशन कर लेता है, और Cl- जो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Cl बन जाता है। लेकिन आपको पता है कि Cl हमारे पास गैस है, गैसेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायटोमिक स्टेट, तो वो Cl2 में कन्वर्ट होता है। इसके लिए हमें 2 क्लोराइड चाहिए होते हैं, दोनों मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिस इज द रिएक्शन विच इज़ एक्चुअली हैपनिंग एट कैथोड। ये रिएक्शन एट कैथोड पर हैपन हो रहा है, एंड द सेकंड रिएक्शन इट इज़ हैपनिंग एट एनोड। तो दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि हाउ एन इलेक्ट्रिक करंट कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं जिससे हमें रिडॉक्स रिएक्शन मिल जाए, मतलब रिडक्शन की केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है ना, जो इलेक्ट्रिक करंट ड्राइव करने से हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आसान है, इसमें कोई ऐसा मसला ख़ास नहीं आता स्टूडेंट्स को। मेन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, थोड़ा सा टिपिकल है, ये आपको समझना पड़ेगा अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफ़िकल्ट है इससे, क्योंकि इसमें करंट जनरेट करेंगे अब हम ना बाय मीन्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हमारे पास है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करता है। ये मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब कैसे करता है, हाउ इट इज़ डन, ये किस तरह से होता है, इसके लिए हमें एक चीज़ पढ़नी होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो ज़रा समझ लीजिएगा, ज़्यादा बात समझ आ रही है सारी सबको, क्या बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि पूरा एक पार्ट तो हमने कर लिया था, पार्ट 2 कर रहे हैं ना, तो ये इलेक्ट्रोलाइट वाला पोर्शन मैं आपको करा रहा हूँ, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करें। पिछले क्लास में हमने करंट के बारे में कोई बात नहीं की थी, सिर्फ सॉल्युबिलिटी, कंसंट्रेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बात चल रही थी हमारी, सॉल्यूशन वगैरह के बारे में। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल असल में आप लोगों ने पीछे जो है ना, चूँकि फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा था, वैसे भी आप लोग रिड्यूस सिलेबस के लिए आते थे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी छूटी भी थी, इसलिए फर्स्ट ईयर में ज़्यादा फोकस करने की नीड है। सेकंड ईयर तो आपने ऑलरेडी पूरा ही पढ़ा है, तो सेकंड ईयर में इतना खास मसला नहीं है किसी भी टेस्ट के अंदर। फर्स्ट ईयर में ही मसला ज़्यादा रहा है, एनईडी के टेस्ट में भी सब में ऐसे ही था कि फर्स्ट ईयर के जो क्वेश्चंस उसमें बच्चों ने ज़्यादा गलती की होती, सेकंड ईयर में नहीं करते, क्योंकि वो तो वैसे ही उन्होंने सारा पढ़ा हुआ था A to Z, पेपर जब दिया था उन्होंने। फर्स्ट ईयर में मसला आता है। अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कहते हैं, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो इसकी डेफिनेशन, इसको हम कैपिटल E से शो करते हैं, इट इज़ शोन बाय कैपिटल E, और इसकी यूनिट हम यहाँ पर नापते हैं वोल्ट्स के अंदर, इसकी यूनिट नापते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है कि द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन गेन या लेस कर, मतलब लॉस या गेन करने की जो सलाहियत होती है, टेंडेंसी होती है, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब अब कुछ इलेक्ट्रॉन को लॉस कर पाते हैं, कुछ गेन आराम से कर लेते हैं, ये पूरी सीरीज इसकी होती है। अब जो आराम से अच्छा, इस तरह से 2 तरह की पोटेंशियल आ जाती है हर इलेक्ट्रोड के अंदर। अब एक जैसे कि जिंक मिसाल के तौर पे है, अब जिंक के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी कम है, बिल्कुल इस तरह से, लेकिन कुछ ना कुछ गेनिंग टेंडेंसी होगी, बट कम होगी लूजिंग टेंडेंसी से। इस तरह कॉपर की बात कर ले,
कॉपर के इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी कम, इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखता है, लॉस करने की भी रखता होगा बट थोड़ी सी। जिंक और कॉपर का मुकाबला करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी में जिंक जीत जाएगा और इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी में जो है वो कॉपर जीत जाएगा। सिंपल पता है, तो दोनों ही मेटल्स लेकिन। तो ये कहलाते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये कैसे पता लगता है उसको बताता हूँ। तो दो तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास होते हैं, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक रिडक्शन पोटेंशियल। बेसिक बात है। तो एक हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम किस तरह से शो करेंगे, ई के नीचे ऑक्स लिख देते हैं, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। अब ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने ऊपर बताया है आपको, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ऑफ अ मेटल। एक मेटल के इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो सलाहियत होती है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और बी हमारे पास, सेकंड हमारे पास होता है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल को किस तरह शो किया जाता है बच्चों, इसको हम लोग ई लिखते हैं और ई के नीचे रेड लिख देते हैं। रेड से हमारा रेड कलर नहीं है, ये दैट इज रिडक्शन, रेड लिख देते हैं, ई रेड, रिडक्शन पोटेंशियल। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी। देखो बहुत आसान बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसको सीक्वेंस में जिस तरह मैं पढ़ा उस तरह पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा, वरना फर्स्ट टाइम अक्सर नहीं आता बच्चों के समझ में। तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत किसी मेटल के, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर किसी की इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ज़्यादा है तो गेनिंग टेंडेंसी कम होगी। मतलब ये कह सकते हैं कि बोथ आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। एडिटिव इनवर्स आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, मेडिकल वाले भी पढ़े होंगे, कि उसमें हम ये पढ़ते हैं कि ई ऑक्स बराबर होता है माइनस ई नॉट, सॉरी ई रेड। यही होता है ना एडिटिव इनवर्स। मतलब ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। जैसे +4 और -4 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं ना, +x -x एडिटिव इनवर्स हैं। तो अब लेकिन एक मसला हमारे साथ ये है कि वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वी कैन नॉट डिटरमाइन, हम नहीं मालूम कर सकते हैं क्या भाई द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं, जो कि हम बाय मीन्स ऑफ एनी मेजरमेंट हम उसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। देखो हर चीज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बताई जा सकती, कुछ चीज़ों की हम रिलेटिव वैल्यू मालूम करते हैं, ठीक है। तो वी कैन नॉट डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सो वी कैलकुलेट इट्स रिलेटिव वैल्यू। तो हम उसकी रिलेटिव वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। रिलेटिव वैल्यू को मतलब जैसे कि एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास एटम का वज़न, अब एटम बहुत छोटा होता है। अब एटम का मास कोई तराजू दुनिया में ऐसा इजाद नहीं हुआ। देयर इज़ नो फिजिकल बैलेंस एग्जिस्ट, देयर इज़ नो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड विच कैन फाइंड आउट द मास ऑफ वन एटम। कभी मालूम ही नहीं कर सकते, तुम कुछ भी कर लो। बट फिर भी हम यहाँ पर लिख रहे होते हैं कि भाई कि सोडियम का मास, जैसे कि हम लिख रहे होते हैं कि भाई 12 mu आ गया, सॉरी 23 mu आ गया। इस तरह से जो है हम वो पोटेशियम के लिख रहे होते हैं 39 mu आ गया, लिथियम के लिख रहे होते हैं 7 mu आ गया, ऑक्सीजन के लिख रहे होते हैं 18 mu, 16 mu आ गया। तो अलग अलग मतलब एटॉमिक मासेस हमने 9 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन एटम को तो मास मालूम ही नहीं हो सकता। असल में वो एब्सोल्यूट वैल्यू है ही नहीं, दैट इज़ द रिलेटिव वैल्यू। वो हमने आपने पढ़ा होगा एटॉमिक मास में हम जो है कार्बन से कंपेयर कर रहे होते हैं। कार्बन को हमने 12 mu फिक्स कर दिया होता है, फिर उस कार्बन के लिहाज से हम बाकी तमाम की वैल्यूज़ निकाल रहे होते हैं कार्बन से कंपेयर करके। तो आपने याद भी किया होगा एटॉमिक मास की डेफिनेशन को कि द रिलेटिव मास ऑफ एन एटम व्हेन कंपेयर्ड विद द कार्बन 12 नेचुरल आइसोटोप इज कॉल्ड एटॉमिक मास। इसलिए हम एटॉमिक मास को रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहा जाता है कभी कभार। रिलेटिव एटॉमिक मास उसको हमको रिलेट कर रहे होते हैं कार्बन के साथ। तो जिस तरह से एटॉमिक मास की एब्सोल्यूट वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इस तरह एक एटम के अंदर क्या टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करने की, इसकी कैलकुलेशन के लिए कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दुनिया में ईजाद ही नहीं हुआ। हाँ, हम उसको रिलेट कर सकते हैं किसी और के साथ, हम ऐसे ही करते हैं। स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं बाय मीन्स ऑफ रिलेटिंग इट विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिलेट करके। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपने सुना होगा ऐसा कुछ, SHE। तो वही चीज़ अब हम करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं रीज़न बता रहा हूँ कि क्यों पढ़ते हैं वो चीज़, इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते क्यों हैं, क्या रीज़न होती है। काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है वो फर्स्ट ईयर में, वो लॉन्ग क्वेश्चन जिंक की और
कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन सेक्शन सी में जो आता था, आया भी था आपके ईयर में, चाहे पता नहीं आपने किया था नहीं किया था, डोंट नो अबाउट दैट क्वेश्चन। तो अक्सर वो छोड़ देते हैं वो सवाल बच्चे, चूँकि वो कहते हैं ये वाला आ जाए तो उसको छोड़ कर दूसरा सवाल कर लो सेक्शन सी में, क्योंकि वो काफ़ी लॉन्ग होता है। तो क्या हम हमेशा से ट्रिक लेकर ही चलते हैं कि ट्रिक के लिहाज से जो, क्योंकि इंटर में तो ट्रिक का ही काम है। मैंने भी जब पेपर हुए थे तो उससे 2-3 दिन पहले भी मैंने डाल दिया था भाई ये कर लो, यहाँ से कर लो, पेपर 100% कर लो। और वो 40-50 हज़ार बच्चों ने देख लिया था, वो इतने तो बच्चे भी नहीं थे कराची के, बस इतना ज़्यादा शायद 10 बार देख रहा था एक बच्चा वो, तो मतलब इतना ज़्यादा, चूँकि बच्चों को ट्रिक ही चाहिए होता है, क्योंकि मुझे पता होता है कि यहाँ से ही कर लो, यहाँ से ही कर लो, ये निकल जाएगा पेपर। लेकिन उससे नुकसान एप्टीट्यूड टेस्ट में जाकर होता है, क्योंकि वहाँ पर भी तो अपनी वहाँ तो आपको सारा करना पड़ता है, तो बेनिफिट तो कुछ हुआ नहीं ना। मतलब वो मैं बच्चों को यही बताता हूँ कि अभी इंटर तक के लिए तो काम आ रहा है, बट आगे बेनिफिट नहीं, आगे नुकसान ही उठाना है आगे। हाँ, इंटर में अगर इंसान पूरा पढ़ लेना सबसे अच्छा यही है। मैं इंपॉर्टेंट को बताते हुए हमेशा ये बात करता हूँ, जब भी मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट तो मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट के लिए, लेकिन बेहतर ये है कि इंसान सब कुछ पढ़े, इंसान फुल कॉन्सेप्ट रखे, आगे काम वही आएगा, खासतौर पर जब इंट्री टेस्ट में बैठेंगे जाकर। नुकसान फिर आपको उठाना पड़ेगा जाकर, भले इंटर में आपके मार्क्स अच्छे होंगे लेकिन बाद में मसाइल आ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों में नंबर हमें अच्छे चाहिए होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि बाकी चीज़ें बस देख लें, कॉन्सेप्ट बना लें, लेकिन सबसे अच्छा आप ये टॉपिक्स करके चले जाएँ बेहतरीन तरीके से, क्योंकि ये तो आना ही है, इसको तो करके आना है, ताकि हमारी परसेंटेज 90+ में बने या 95 में बने, इस तरह से बने, ठीक है। तो अब क्या चीज़ थी बच्चों के, यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको ज़रा मैं बता रहा हूँ। तो हमारे पास एक और चीज़ आती है, इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज़ है, इसको हम E0 से शो करते हैं, E के ऊपर नॉट लगा देते हैं, E के ऊपर एक 0 छोटा सा बना देते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ, SHE। इसको SHE या शी की मदद से उसको हम जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब शी क्या चीज़, SHE किससे कहते हैं, SHE इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से मालूम करें, दैट इज कॉल्ड SHE। अब इसमें हमारे पास दोनों पोटेंशियल इसके अंदर भी आ जाएंगे, रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन भी। तो इसमें भी यही होगा कि E0 ऑक्स जो है ना वो बराबर होगा -E0 रेड के, मतलब सेम वही वाली बात हो जाएगी, बट लेकिन हम सिर्फ इसमें नॉट लगा देंगे ऊपर। इसमें भी सेम ऐसा ही होगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स ही होंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल हम नहीं कह सकते, रेसिप्रोकल इज समथिंग एल्स, वो 1/, में होता है वो, हम इसको एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। रेसिप्रोकल आप मैथ्स के स्टूडेंट तो जानते हैं वो डिफरेंट चीज़ होती है। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता कैसा है, SHE किस तरह से आप इसको जनरेट करते हैं, वर्डिंग लिखनी है, एक डायग्राम बनाऊंगा उसी से आप समझ जाना, ठीक है। एक इस तरह से हमारे पास एक हाफ सेल एक जनरेट होता है, एक बीकर होती है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट होता है, ठीक है। इसके अंदर हम फिर लिक्विड मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे इसके अंदर हम लोग डालते हैं H2SO4। इसके अंदर हम लोग डालते हैं 1 मोलर H2SO4, 1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। मोलैरिटी उसकी 1 मोलर होती है। और इसके अंदर फिर हम लोग एक रॉड डाल देते हैं, एक रॉड से मुराद एक हम एक छोटा सा पीस डाल देते हैं, प्लेटिनम का पीस होता है ये, ठीक है। और उसको हम इस तरह से एक वायर के साथ इसको हम कनेक्ट कर देते हैं प्लेटिनम के पीस को। तो व्हाट इज दिस इज प्लेटिनम, दिस इज PT इज प्लेटिनम। अब प्लेटिनम आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि उनके सरफेस पर छोटे छोटे होल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस या वॉइड्स इनको हम कहते हैं। उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाता है उसके सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पर हम इस तरह से एक जो है वो एक ग्लास टाइप का इस तरह से हम इसमें यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। एक ग्लास टाइप का लाइक दैट होता है इसमें। अब यहाँ पर इधर से यहाँ से हम इसमें हाइड्रोजन गैस H2 गैस को इंट्रोड्यूस करते हैं। और H2 गैस किस पर इंट्रोड्यूस होता है, 1 atm प्रेशर पर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, स्टैंडर्ड कंडीशन पर यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करवाते हैं। तो इसके अंदर इसके छोटे छोटे जो होल्स होते हैं हाइड्रोजन गैस इसके अंदर आ जाता है। अब ये पूरा का पूरा जो हमारे पास बन जाता है ना, दिस इज़ एक्चुअली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देते हैं उसको
इसका ई नॉट ऑक्स जो होता है ना बच्चों, वो ई नॉट रेड के बराबर होता है, और वो कितना इसको हम देते हैं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, 0 वोल्ट्स। 0 वोल्ट इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है। और इसी की मदद से हम क्या करते हैं कि हम इसमें जो है वो इलेक्ट्रिक हम इसकी मदद से हम बाकी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हम हमेशा ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे होते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ये ई नॉट रेड कैलकुलेट कर रहे होते हैं हमेशा। अच्छा, ई नॉट रेड के लिए 2 वैल्यूज़, बच्चा कैलकुलेशन करने का पूरा तरीका आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको 2 वैल्यूज़ याद रखेंगे। एक वैल्यू याद रखें -0.76, ये होती है फॉर जिंक के लिए, और एक ई नॉट रेड हमारे पास याद रखिएगा, दूसरी वैल्यू 0.34, ये होती है किसके लिए, फॉर कॉपर के लिए। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी, मतलब कॉपर में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी, इसके मुकाबले में जिंक की इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी कम है, हाँ इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब इसी वजह से जिंक और कॉपर की मदद से हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तैयार कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार कर सकते हैं। वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास तैयार होगा जिंक और उसकी मदद से, तो उसको हम लोग कह सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड डैनियल सेल। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे पास होता है, उसको हम लोग कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड डैनियल सेल, इसको डैनियल सेल भी कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल एक ही बात है, वॉट एवर यू कैन से, आप इसको डैनियल सेल कह सकते हैं, आप इसको वोल्टाइक सेल कह सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये हम जिंक और कॉपर की मदद से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरेट करते हैं। अब इसमें इस तरह से 2 हाफ सेल लगा दिए जाते हैं, 2 सेल लगा दिए जाते हैं, देयर आर 2 सेल्स विच आर प्रेजेंट हेयर। 2 हाफ सेल होते हैं उसके अंदर, एक हमारे पास जिंक का हाफ सेल होता है, जिंक हाफ सेल, एक हमारे पास कॉपर का हाफ सेल होता है, कॉपर हाफ सेल। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग लिक्विड डाल लेते हैं, इसका इलेक्ट्रोलाइट डाल लेते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट में इसमें हम डाल लेते हैं जिंक सल्फेट ZnSO4, और इसके अंदर डाल देते हैं CuSO4 कॉपर सल्फेट। ठीक है, 1 मोलर होता है दोनों, और इसको इसमें हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड भी डाल लेते हैं उसके अंदर, जिंक सल्फेट में यहाँ लिख दूँ ZnSO4। ओके, अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड डाल दें, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर हम डालते हैं। ठीक है, आप इसको जिंक हाफ सेल इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर जिंक होता है। और उसके अंदर कॉपर हमारे पास होता है, देयर इज कॉपर, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड कॉपर हाफ सेल। और दोनों को हम वायर की मदद से जोड़ देते हैं। अब बीच में आप चाहो तो कोई वोल्ट मीटर लगा दो, पोटेंशियोमीटर लगा दो, यूज़ करना चाहते हो उसमें कनेक्शन करने के लिए, यू कैन यूज़ इट। ठीक है, तो आप कोई भी उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर अब चूँकि दोनों सेल अलग अलग हैं, तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर एक इस तरह से एक ब्रिज लगा देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज लग जाते हैं। सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है, सॉल्ट ब्रिज का काम होता है कि इट कंप्लीट्स द सर्किट, इट कंप्लीट्स द सर्किट, ये सर्किट कंप्लीट करता है। इसके अंदर कोई सॉल्ट भरा होता है, जैसे कि KCl पोटेशियम क्लोराइड, एक सॉल्ट इसके अंदर हम डाल लेते हैं। अब क्या होता है, जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, यहाँ से जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, और जिंक +2 आयन में कन्वर्ट हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। चूँकि जिंक की आपको पता है इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, अभी बताया था मैंने, यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू ट्रैवल करते हुए आएगा, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से होगा, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो करेगा हमारे पास, वोल्ट मीटर आपको डिफ्लेक्शन शो करेगा, एक रीडिंग शो करेगा। इन केस ऑफ डैनियल सेल ये 1.10 वोल्ट हमारे पास करंट जनरेट करता है। तो जो डैनियल सेल हमारे पास है 1.10 वोल्ट करता है, ये उससे तो हमारी जो नॉर्मल पेंसिल सेल होती है वो 1.5 वोल्ट जनरेट करती है करंट को। ठीक है, मतलब डिफरेंट सेल डिफरेंट वोल्टेज जनरेट करते हैं। जो हमारा जो डैनियल सेल होता है इट विल जनरेट 1.10 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा जो ड्राई सेल होता है, तोशिबा सेल वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, इट विल जनरेट 1.5 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारी जो मोटर बैटरी होती है, अच्छा बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सेल एंड अ बैटरी? यस,
वो तो चार्ज, ये तो यहाँ पर आ गया, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल है ये। सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है? किसने कहा? बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो एक सवाल करो तुम लोग उसी में डिसअपॉइंट कर देते। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेल्स का मजमुआ, दो या दो से ज़्यादा सेल जब मिल जाए ना तो देन बैटरी इज फॉर्म। ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा सेल जब मिल जाते हैं तो फिर बैटरी बनती है। दिस इज़ अ सिंपल थिंग। तो यहाँ पर आपको पता है जो मोटर बैटरी हमारे पास होती है वो इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 6 सेल्स। मोटर बैटरी में तो आपको पता है 6 सेल होते हैं, प्लेटें लगी होती हैं ना, 6 प्लेट्स लगी होती हैं। मोटर बैटरी जो लेड स्टोरेज बैटरी बाइक में, कार में, अब वो एक सेल जो होता है 2 वोल्ट जनरेट करता है करंट। तो 6 सेल्स हमारे पास कितने, 12 वोल्ट का हमारे पास करंट जनरेट करता है। कौन सा बैटरी कौन सा करंट जनरेट करती है, एसी के डीसी? डीसी करंट जनरेट करती है। ओके, डायरेक्ट करंट जनरेट करती है ना बैटरी। एसी करंट कौन जनरेट करता है फिर? एसी जनरेटर कनेक्ट करता है, जनरेटर जो है वो एसी करंट जनरेट करता है, और जो हमारा जो बैटरीज हैं वो डीसी करंट जनरेट करती हैं। यस, ओके। तो मोटर बैटरी हमारे पास है, दैट इज 12 वोल्ट करंट। ये वोल्टेज भी याद रख लीजिएगा एमसीक्यूज के लिए कि कौन सी बैटरी कौन सा करंट कितना करंट जनरेट कर रही है। तो यहाँ पर इस तरह से करंट की जनरेशन, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, फिर कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। कॉपर प्लस 2 आयंस क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को गेट करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर स्लोली ये जिंक खत्म होने लगता है और कॉपर जो है वो उसमें डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, कॉपर मेटल डिपोजिट होना शुरू हो जाता है। जहाँ तक कि जिंक पूरा जब खत्म हो जाता है तो फाइनली बैटरी लो हो जाती है या फिर सेल जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पर हम यहाँ पर केमिकल एनर्जी के थ्रू क्या कर रहे हैं कि हम एक इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर रहे हैं। वहाँ पर क्या कर रहे थे, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं और एक केमिकल वर्क डन मिल रहा है हमें, मतलब थर्मल वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मिल रही है। और यहाँ पर इसका उल्टा काम हो रहा है इस वाले सेल में। इसमें हम केमिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, और उस रिडॉक्स रिएक्शन के जरिए इलेक्ट्रिक करंट की प्रोडक्शन हो रही है। तो दोनों में रिवर्स काम, इसमें इलेक्ट्रिक करंट ड्राइव कर रहा है रिडॉक्स रिएक्शन को, और इसमें रिडॉक्स रिएक्शन के जरिए एक तरफ रिडक्शन हो रही है, एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रही है, और उसके नतीजे में हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है, जनरेट हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसके लिए इलेक्ट्रो पोटेंशियल वगैरह ये सब टॉपिक आपको पता होना चाहिए इसको कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अब इससे क्या होता है कि हर मेटल ना, मैं तो जिंक और कॉपर की बात कर रहा था, हर मेटल की कोई ना कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है और सबको मालूम भी किया गया, और उसकी एक पूरी सीरीज बनाई गई बच्चों। ये लास्ट टॉपिक है, इसके साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है हमारा। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किससे कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑल द मेटल्स आर प्लेस्ड इन ascending order of ascending order of their standard reduction potential values। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या किया जाता है कि ऑल द मेटल्स या ऑल द एलिमेंट्स आर प्लेस्ड, उनको प्लेस किया जाता है इन द ascending order of E naught red values। ई नोट रेड वैल्यूज़ के असेंडिंग ऑर्डर में उनको जो है वो हम प्लेस कर देते हैं। अब इसके लिए पूरी एक सीरीज चलती है, उसको हम निमोनिक से याद करते हैं। ठीक है, जैसे लेके खाना मज़े से, आला मन जो करे, फेंक दे कोई निगाहें, सुंदर प्यार भरी छापा। मतलब ऐसे ही कुछ है, निमोनिक है। लेके खाना मज़े से, आला मन जो करे, फेंक दे कोई निगाहें, सुंदर प्यार भरी छापा। तो इसमें इस तरह से, तो ले के खाना मज़े से, आला मन जो करे, फेंक दे कोई निगाहें, सुंदर प्यार भरी छापा। HGAGPTAU, ये CU। ठीक है, तो ये एक सीरीज़ हमारे पास चलती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ भी कहते हैं, इसी को हम रिएक्टिविटी सीरीज़ भी कहते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। ठीक है, दिस इज़ आल्सो टर्म्ड एट रिएक्टिविटी सीरीज़। इसी को रिएक्टिविटी सीरीज़ भी कहा जाता है।
अब इस सीरीज से हमें क्या बातें पता लगती हैं, व्हाट दिस सीरीज टेल्स अस। टॉप से बॉटम इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें पता लग रही हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे, इफ़ यू आर गोइंग टॉप से बॉटम, अगर हम इसमें जा रहे हैं, टॉप से बॉटम जाते हुए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहली बात तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, इसके अंदर रिएक्टिविटी हमारे पास डिक्रीज़ हो रही है, पहली चीज़ तो ये, मतलब लिथियम मोर रिएक्टिव है, कैल्शियम पोटेशियम उससे कम, कैल्शियम उससे कम, रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो रही है। उसके बाद स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़, इन और ट्रेड वैल्यूज़, ये इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है, इंक्रीज़ हो रही हैं टॉप से बॉटम जाते हैं, चूँकि हमें पता है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इन और ट्रेड वैल्यूज़ है। यहाँ पर हाइड्रोजन आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है, देयर इज़ हाइड्रोजन जिसकी वैल्यू हम 0 देते हैं। और यहाँ पर जिंक आपको पता है नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव -0.76 होता है ना ये। और कॉपर यहाँ पर आपको पता है प्लस का 0.34 वोल्ट होता है। ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो ऊपर नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, नीचे आकर पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इन और ट्रेड हमारे पास यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। अब रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब टॉप से बॉटम हम जाते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब कि वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम देख, सबसे नीचे इसके नीचे फ्लोरीन आता है, एफ नॉन मेटल है फ्लोरीन। तो यहाँ पर आपको लिथियम और फ्लोरीन के बारे में एक बात याद रखनी है कि जो लिथियम हमारे पास है Li, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि सबसे आराम से ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं वो सामने वाले को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। और जो खुद रिड्यूस हो जाते हैं वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो फ्लोरीन सबसे अच्छा यहाँ पर हमारे पास रिड्यूस हो सकता है। तो फ्लोरीन हमारे पास, ये MCQs के लिए याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आगे बच्चों बात समझ में, तो ये हमने यहाँ पर देख लिया, दैट इज़ कॉल्ड के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक और टॉपिक आपके पास आता है, दैट इज़ के इंडिकेटर का। अब ये भी बता दो, छोटा सा टॉपिक है 1 मिनट का। इंडिकेटर, इंडिकेटर किसे कहते हैं, व्हाट इज इंडिकेटर? बाइक के इंडिकेटर नहीं, मतलब केमिस्ट्री में इंडिकेटर, जल्दी बताओ। एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन डिटरमाइन करते हैं यार, जो एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए, तो या एसिड और बेस को बताने के लिए हम इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हैं। इंडिकेटर हमारे पास 4 तरह के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, उसमें आप देख लें। उसके लिए मैं यहाँ पर लिस्ट जनरेट कर दे रहा हूँ, उस लिस्ट से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इंडिकेटर, यहाँ पर लिखता हूँ मैं एसिड, यहाँ पर लिखता हूँ मैं बेस, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैं न्यूट्रल। मतलब हर छोटी छोटी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हैं 4 तरह के इंडिकेटर हमारे पास हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। एक हमारे पास कहलाता है दैट इज़ कॉल्ड लिटमस पेपर, गैस वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास कहलाता है फिनोल्फ्थलीन, जो नॉर्मली टाइट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं। टाइट्रेशन में और इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिथाइल ऑरेंज। और एक जो अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं किया होगा, यूनिवर्सिटी में करोगे, दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये हमारे पास 4 तरह के इंडिकेटर्स हैं। अब इनके सबके कलर चेंज अलग अलग होते हैं, एसिड में अलग, बेस में अलग, ये भी पूछते हैं MCQs में। अब एसिड बेस न्यूट्रल में देखो, अब इसके लिए सिंपल लिटमस पेपर का, लिटमस पेपर अगर आपके पास है तो उसका याद रखना है RBP, कुछ भी कह लो उसको, रॉयल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कुछ भी RBP, जो रेड बुल पाकिस्तान, रवि बोपारा पाकिस्तान, कुछ भी बोल दो आप उसको, ठीक है, मतलब कोई भी नाम रख दो उसका। फिनोल्फ्थलीन में इसको कहते हैं CPC, छक्के पे छक्का, चौके पे चौका, कुछ भी, ठीक है इफ्तिखार भाई। तो CPC, मिथाइल ऑरेंज के याद कर लो रेयो, RYO रेयो, और इसका इस्तेमाल कर दो RPG गन होता है ना, PUBG में होता है RPG, उड़ाने के लिए हेलीकॉप्टर वाला।
तो उसमें भी होता है, लाइक GTA में भी होता है, RPG बहुत सारे उसमें होता है। तो अब ये इसमें इसका मतलब क्या हो गया कि R फॉर रेड, B फॉर ब्लू, पर्पल, C फॉर कलरलेस, P फॉर पिंक और न्यूट्रल में भी कलरलेस, R फॉर रेड, Y फॉर येलो और O फॉर हमारे पास हो गए यहाँ पर ऑरेंज। R फॉर रेड, P फॉर पर्पल यहाँ पर एंड G फॉर ग्रीन। तो ये आपको डिफरेंट कलर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, इंडिकेटर्स के कौन से एसिड में, बेस में और न्यूट्रल में कौन से इंडिकेटर कौन सा कलर शो कर। इसमें से एक MCQs निकाल लेते हैं कुछ ना कुछ कलर्स के। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में आ गई सारी?